हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्षमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के साइंस के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कि 20 तारीख को जो बोर्ड एग्जाम है साइंस का, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपने अब तक कुछ किया नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो इन 2 दिनों में, उन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा और अपना एग्जाम में अच्छा करना। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो लाइट से रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट आपको ये याद रखना है। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट, आपको डायग्राम्स याद रखने हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर के। ठीक है, डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ज्यादातर 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 जो चांसेस होते हैं वो कॉनकेव मिरर के लिए होते हैं। तो कॉनकेव मिरर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि उससे आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है ना, तो कॉनकेव मिरर के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जिसे आप हमेशा के लिए याद रखेंगे और एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमारा फोकस होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये आपका पोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की जो तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो इन्फिनिटी पे होती है, तो उसे हम 1 लिख लेते हैं। फिर सी के परे होती है तो 2, तीसरी कंडीशन या तीसरी पोजीशन यहाँ पे होगी, चौथी पोजीशन यहाँ होगी, पांचवी पोजीशन यहाँ होगी और छठी पोजीशन एफ और पी के बीच में होगी। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब यहाँ से इमेज पोजीशन कहाँ होगी, तो इमेज पोजीशन होगी 1 2 3 4 और बनेगी इन्फानाइट पे। 5 नंबर कहाँ होगा, इन्फानाइट पे। ठीक है, और जो छठा केस होगा उसमें कहाँ जाएगी इमेज, बिल्कुल पीछे जाएगी। तो फर्स्ट की इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर, सेकंड की इमेज सी और एफ के बीच में, तीसरे की तीसरे पर ही बनेगी, चौथे की बहुत बड़ी बनेगी, लास्ट बनेगी, और पांचवे की इन्फिनिटी पे बनेगी, और सिक्स की बिहाइंड द मिरर बनेगी जो कि वर्चुअल होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। फिर आता है आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। तो इस मिरर फॉर्मूला को याद रखेंगे, जो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहीं पर एक मैग्निफिकेशन होता है कि आपकी इमेज कितनी मैग्नीफाइड होगी। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और साथ ही साथ यहाँ माइनस v अपॉन यू भी होगा। ठीक है, जहां पर f आपकी फोकल लेंथ, v आपका इमेज डिस्टेंस, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड m मैग्निफिकेशन, h आई हाइट ऑफ इमेज, h o हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और साथ के साथ आपको क्या याद रखना है कि अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का होगा। इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इन साइज। ओके, if m is greater than 1, if m is greater than 1, then image will be larger than object. Similarly, m अगर लेस देन होगा 1 से, तो इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन। राइट, ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन में आपको क्या याद रखना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी लॉ में एक है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसे याद करके जाएंगे जैसे कि तैसा। ठीक है, पूछ सकता है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। फिर यहीं पे आती है आपकी एब्सोल्यूट और
रिलेटिव, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपके लिए होती है C अपॉन V, where C is speed of light in मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है वो, और V क्या है आपका, V इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको रिमेंबर रखना है, वो आपको एब्सोल्यूट या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देगा, आपसे मीडियम में लाइट की स्पीड पूछेगा, वैक्यूम में आपको स्पीड पता ही होती है तो निकालना आसान होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपको केसेस याद रखने हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में कितने केसेस होते हैं, 6, और कॉनकेव में कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि वो कैसे बनेंगे। ठीक है, तो इनके डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए, वो पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, आपको डायग्राम्स पता होंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है इसमें, लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, मिरर फॉर्मूला में ये प्लस था, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली माइनस। तो आप याद रखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चीजें वही रहेंगी, f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन भी वही रहेगा, hi/ho, लेकिन लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा है कि -v/u होता है, तो यहाँ पर v/u रहेगा। ठीक है, और सिमिलरली वही केस रहेगा कि m अगर 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ी होगी, m छोटा है तो इमेज छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, और m अगर 1 के इक्वल है तो इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। करेक्ट, तो ये आपको याद रखना है। साथ के साथ इसमें पावर ऑफ लेंस को भी आपको याद रखना होगा, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, और इसका ऐसा यूनिट डायप्टर। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है, और इसे आप डायप्टर को मीटर इनवर्स से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन से। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है, वो आप ध्यान दीजिए। तो ह्यूमन आई में जो आई के सारे पोर्शन है, जैसे आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, ये पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे इनकी डेफिनेशंस, लेंस एंड सिलेरी मसल्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई में फर्स्ट वन इज मायोपिया एंड सेकंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड वन इज कैटरेक्ट एंड फोर्थ वन इज बायोपिया। ठीक है, मायोपिया इसका जो सुधार है, या फिर इसे क्या हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट। जो इंप्रूवमेंट होती है वो कॉनकेव लेंस का स्पेक्टिकल्स यूज करके होती है। हाइपरमेट्रोपिया में हमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है, कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे तो हमारे हाइपरमेट्रोपिया की जो डिफेक्ट है आई से, वो कुछ हद तक हमारे लिए फायदा हो जाता है। और कैटरेक्ट में आपको सर्जरी करानी होती है। ठीक है, ये सर्जरी मेथड से हटा सकते हैं। और बायोपिया जिसमें आपको दूर का और पास का, मतलब फार साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस दोनों ही होती हैं, तो उस केस में आपको बाईफोकल स्पेक्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, बाईफोकल स्पेक्स में जो अबव साइड होती है, जैसे मैं अगर एक चश्मे का लेंस बनाऊं आपके लिए, जैसे ये चश्मा है, ठीक है, जो नीचे वाला साइड है ये आपका कॉन्वेक्स और ऊपर वाला कॉनकेव। ठीक है, इस तरह से आपके रहते हैं। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ आई को आपको याद रखना है अच्छे से। फिर एक टॉपिक आपका रहता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, डिवीजन ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स। ठीक है, और उन 7 कलर्स को आप कैसे याद रख सकते हैं, विब ग्योर। ठीक है, ये इस तरह से पैटर्न निकल के आता है, जो कि आपको रेनबो के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैक्टर्स ऑन विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स। मीन्स ये रेड कलर है वो कम स्कैटर होगा, वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर्स के होते हैं, जो कि दूरी से आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि फैक्टर क्या क्या रहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। तो यहाँ पर 2 मेन फैक्टर होते हैं,
वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, बट आपको याद करना है, ठीक है ना, याद करेंगे तभी जाके बात बनेगी। फिर एक जो नेचुरल फिनोमिना है किसके, रिफ्लेक्शन के, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्या, लेट और वी कैन से एडवांस, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। दूसरा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है ये आप याद रखेंगे। वाई स्काई इज ब्लू, ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या कहता है, ठीक है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलाम, और टाइम का सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, और इसी चीज को एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। साथ के साथ अगर आपको क्यू बताना है, जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे क्यू अपॉन टी से, तो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। तो इस तरह से फॉर्मूले बन जाते हैं। तो इन फॉर्मुलास को आप याद रखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सेकंड वन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये दो टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट से। तो वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क डब्ल्यू अपॉन चार्ज। ठीक है, तो क्या जाएगा, जूल पर कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज से भी मेजर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज से। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, इसका अगर हम डेरिवेशन बताएं, डेरिवेशन क्या होगा, जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के। तो v इज इक्वल्स टू, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसे हम r से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आर आई, और हम r बराबर निकालते हैं तो क्या आ जाता है, v अपॉन आई, और r यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस डायरेक्ट पूछ लेगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। ठीक है, आगे हम बात करें कि जो रेजिस्टेंस है वो किन बातों पे निर्भर करता है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो फर्स्ट, लेंथ ऑफ वायर, सेकंड वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये इनवर्सली होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस तार की मोटाई। ठीक है, तो अगर हम इसको डेरिवेट करें तो डेरिवेट क्या होगा कि r इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम मिलाएं तो मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, r इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम रो से हटा देते हैं, जो इस तरह से बनेगा l अपॉन a। अगर हम रो निकालना चाहें तो रो क्या होगा, r a अपॉन l। ठीक है, रो यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, ऐसा यूनिट, क्योंकि जो ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस का यूनिट था वो क्या था, ओम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम करते हैं कि सर्किट्स में हम रेजिस्टेंस को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सर्किट्स में रेजिस्टेंस को अप्लाई करने का तरीका देखिए। तो दो तरीके के होते हैं, एक हम यहाँ लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, टू कॉम्बिनेशंस, कौन से दो कॉम्बिनेशन हैं, फर्स्ट वन पैरेलल एंड सेकंड वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बना देते हैं, वो इन्हें आपस में तीनों को मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ करंट चेंज होगा, I1, I2 एंड I3। ठीक है, और जो सीरीज होगा, सीरीज में एक ही लाइन में सब लगे होंगे, और ये रेजिस्टेंस का साइन है। ठीक है, तो ये R1, R2 एंड R3,
सेम हियर R1, R2 एंड R3। अगर हम बात करें कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, या फिर बोल सकते हैं रिजल्टेंट 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 रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इज इक्वल टू 1 ये आएगा कैसे, इस पर भी ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में फिगर देगा, उससे सॉल्यूशन मांगेगा, तो आपको बस फॉर्मूला याद होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1/R3, ठीक है। आपने रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल देख लिया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज भी देख लो। 1/RS इज इक्वल टू, सॉरी 1/RS नहीं आएगा यहाँ पे, RS इज इक्वल टू R1, R2 एंड R3। तो इन जो पैरेलल का केस होता है वहां पर रेजिस्टेंस कम होता है और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है, लेकिन सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउसेस, तो वो क्यों होता है, तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि वोल्टेज बराबर मिलता है, दूसरा शॉर्ट सर्किट होने पर, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई एक अप्लायंस खराब होने पर, एक अप्लायंसेस के डैमेज होने पर दूसरे अदर अप्लायंसेस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, एक दो और देख लेंगे अपने बुक के अंदर, ठीक है। फिर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट भी पैदा होती है, ये आप जानते हैं। जैसे घर पे इमर्सन रॉड होती है, प्रेस होती है, आयरन होती है, तो सब किसका एग्जांपल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो जो हीट है, हीट किन बातों पे डिपेंड करेगी, हीट डिपेंड करेगी करंट पे। तो अगर इसे ड्राइव करना हो तो हम कैसे बता सकते हैं, H इज इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट टीचर, इस तरह से याद रखेंगे। इसका यूनिट जो है जूल में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हीट है, एनर्जी है, तो इसे जूल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके फॉर्मूले को जस्ट हमें चेंज करना हो तो चेंज कैसे होगा, देखो V इज टू IR होता है, तो V की जगह IR रख दूं मैं यहाँ पर, तो IT क्या बन जाएगा, I² RT, तो H इज टू I² RT। और सपोज करो आपको I बताना है, तो I क्या होगा, V/R, तो यहाँ H इज टू I की जगह V/R लगा देंगे, तो V/RT, तो ये क्या हो जाएगा, V² T/R। तो ये इस तरह से फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, ओके। ऐसे ही बात करें पावर की, तो पावर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स W/T, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू VI, मीन्स पापा वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, पापा वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन टर्म्स ऑफ करंट अगर हम बात करें तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से निकाल के भी ला सकते हैं, जिसका यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। तो अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो P इज टू V इज टू क्या होता है, W/Q, I इज टू क्या होता है, Q/T, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो W/Q, I, Q/T, तो Q से Q खत्म, तो W/T भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं से आपको एनर्जी बतानी हो तो हम जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है, तो हम यहाँ से वर्क निकालेंगे तो एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, E इज टू PT। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखेंगे। फिर है हॉर्स पावर, ये कुछ टर्म्स हैं जो पूछेगा, हॉर्स पावर में कितने वाट एनर्जी होती है, तो 746 वाट, तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेट से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि चैप्टर में है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये टॉपिक याद रखने हैं पक्के। नेक्स्ट आपको क्या याद रखेंगे, सोलेनॉइड, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस, ओके, डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर आपको याद रखना है कि सर्कुलर लूप के कारण, और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ये टॉपिक पक्के याद करके जाने, क्योंकि इसी से आएगा पेपर। फिर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है राइट हैंड थंब रूल, एंड लास्ट टॉपिक इज आपको याद रखना है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से करेंगे तो फिजिक्स में जितना भी पोर्शन आएगा, एटलीस्ट 30 मार्क्स का आता है तो 30 मार्क्स में से 25 मार्क्स का यहीं से मिलेगा, ठीक है ना। बस शर्त इतनी है कि आपको ये सारी चीजें
याद रखनी पड़ेंगी और इन्हें याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैं जल्दी से इस वीडियो को क्लोज करता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को शूट करके आपके लिए डाल सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।